नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 की खबर। साल 2024 में आम चुनाव है, लेकिन तैयारी किस पार्टी की कैसी है और 2024 में क्या क्या एजेंडे लेकर राजनीतिक पार्टियां चलेंगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक खींचतान को तेज रफ्तार के साथ आप देखने जा रहे हैं। आज सबसे पहले बात करनी होगी राहुल गांधी की। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की जैसे ही वापसी हुई संसद में, उससे पहले उनको जो घर मिला उसकी खुशी अलग थी। राहुल गांधी जब लोकसभा की सदस्यता से हाथ धो बैठे थे, उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सीधे सीधे बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया था। एक बड़ा मुद्दा बनाया गया और देश में इसकी चर्चा भी होने लगी थी। मोर्चा बीजेपी के खिलाफ खोला गया था, लेकिन अब जब घर भी छिन गया था और उसके बाद राहुल गांधी कहां रहेंगे सवाल था और तुरंत जवाब मिल भी गया था। उसके बाद देखा गया कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को भी भुनाया, लेकिन अब राहुल गांधी की सदस्यता जब वापस आ गई है तो उसके बाद ये तस्वीरें काफी खास भी हो जाती हैं। राहुल गांधी को उनका घर वापस मिल चुका है। ये पुराना बंगला 12 तुगलक लेन वापस अलॉट होने के बाद उनकी तस्वीर ये जो सामने आई है वो खुशी देगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। सुनवाते राहुल गांधी ने अपनी ओर से क्या कहा था। कितनी खुशी आपको, कितनी खुशी आपको घर आपको मिल गया। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। कितनी खुशी आपको, कितनी। विपक्ष ने साल 2024 का एजेंडा क्या सेट कर लिया है, सवाल बड़ा है। 2024 में विपक्ष ने एनडीए को घेरने के लिए अब मणिपुर हिंसा के साथ साथ नूह हिंसा का भी मुद्दा उठा लिया, इसका सहारा लेना शुरू कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव की बात करें तो मणिपुर हिंसा को वो भूले नहीं है। अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि मणिपुर में अभी भी हिंसा जारी है और सरकार सिर्फ देख रही है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और यह तक कह दिया कि 2024 में बीजेपी हटेगी। देश के पैमाने पे जिस तरीके से शर्मसार किया है मणिपुर की घटना ने, उसका कोई जवाब नहीं इनके पास। और मणिपुर में घटनाएं आज भी नहीं रुक रही हैं। आज भी लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है और खासकर महिलाओं के ऊपर इतना अन्याय कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा हो रहा हो और सरकार केवल देख रही हो। इस सरकार के पास जवाब नहीं है। जनता तैयार है 24 में। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी मुकम्मल करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार राहुल गांधी असम की 14 सीटों को लेकर मंथन करने के लिए एक मीटिंग कर रहे थे। 14 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है, लेकिन साथ ही गठबंधन के चलते वो सीटों की संख्या कम भी कर सकते हैं। इसे लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईसीसी में खुद अपनी बातें रखी। असम कांग्रेस के नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई गई थी, तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दौरान इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद तो रहे, लेकिन राहुल गांधी की भी राय ली गई है और ये जो राय है ये महत्वपूर्ण है। अब INDA गठबंधन तो बना लिया गया है, महागठबंधन इसे कहा गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझौता तो सभी पार्टियों को अलग अलग राज्यों में करना ही होगा। साल 2024 में क्या जो तैयारी की गई है वो धरातल पर दिखेगी, सवाल बड़ा, लेकिन जवाब साल 2024 में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं संसद की भी तस्वीर काफी खास है और ये चेहरा भी वो है जो चेहरा अविश्वास प्रस्ताव का इच्छुक खुद था और लेकर आया संसद में। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की तो बहुत कुछ बोला। उन्होंने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हैं। वो कभी भी संख्या के बारे में नहीं समझते थे, ना बात करते थे, बस उन्हें चिंता मणिपुर की है। ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। सर, अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते अब विपक्ष की तरफ से सवालों की बौछार हुई है तो जवाब तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी आना था। एक तरफ कांग्रेस के सांसद, दूसरी तरफ बीजेपी के ये सांसद जो तस्वीरों में अब आपको दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की हम बात कर रहे हैं। विपक्ष को कटाक्ष करने का मौका मिला तो क्यों ना करेंगे, किया, बखूबी किया। ये भी कह दिया कि मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं, मैं मणिपुर के इतिहास का खुद भुक्तभोगी हूं। विपक्ष ये देखना चाहता है कि
कौन किसके साथ है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा तो मैंने सोचना शुरू किया सर कि प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों कह रहे हैं, हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन वो कह रहे हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आजकल केंद्र से बहुत ज्यादा दुखी हैं और ये साफ तौर पर उनकी जुबान से छलकता भी है। पीएम मोदी पर निशाना साधा गया है और फिर से खूब खरी खोटी सुनाई गई है। उन्होंने कह दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी को अहंकार हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप तक ये लगा दिया कि पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मानते। सुनिए। दिल्ली के अंदर 25 साल से ज्यादा हो गए अब बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है, तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से, पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। दिल्ली के लोगों ने एक बार आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी और 3 सीट बीजेपी को दी। दूसरी बार 70 में से 62 सीट दी और 8 सीट बीजेपी को दी। तो एक तरह से दिल्ली की अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि आम आदमी पार्टी केंद्र से तो दुखी है ही, साथ ही बीजेपी क्या आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है? सवाल तो खुद उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता सांसद। बीजेपी पर निशाना साधते हुए संजय सिंह ने कह दिया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह राघव चड्ढा के पीछे पड़ गए हैं। जैसे झूठे और बेबुनियाद मामलों के जरिए राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई, वैसे उनको डर है कि राघव चड्ढा के पीछे ना बीजेपी पड़ जाए। देश के गृह मंत्री अमित शाह राघव चड्ढा के पीछे पड़ गए। जैसे झूठा बेबुनियाद केस बनाकर राहुल गांधी की सदस्यता ली, ऐसे ही राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आम आदमी के सिपाही हैं, हम इनसे डरते नहीं, इनसे लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अब सत्ता पक्ष कुछ कहे या विपक्ष कुछ कहे तो वार पलटवार तो होता ही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर एक के बाद एक जुबानी वार कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को झूठ बोलने की आदत सी हो गई है। शायद वे भूल गए हैं कि संसद के अंदर क्या वो चाह रहे हैं, और ये सब कुछ चलता नहीं है। संसद के अंदर जो वो चलाना चाहते हैं सदन नियमों के मुताबिक चलता है, हंगामे से बिल्कुल नहीं चलता है। वे जितना चाहे देश को गुमराह करने की कोशिश करें, लेकिन देश गुमराह नहीं होगा। देखिए, जिस तरह से बाहर झूठ बोलने की आदत कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को है, वो शायद ये भूल गए कि सदन के अंदर ये चलता नहीं। सदन नियमों से चलता है, हल्ले गुल्ले से नहीं चलता। और आप देश को जितना मर्जी भ्रमित करने का प्रयास करते, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में इनकी पोल खुली है। देखिए, जिस देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो उन्होंने कह दिया है कि संसद में जो भी विपक्ष कर रहा है वो ठीक नहीं है। संसदीय दल की बैठक भी हुई थी, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन मिला है। 9 अगस्त से बीजेपी यानी कि एनडीए मिलकर भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, साथ ही परिवारवाद क्विट इंडिया और साथ ही तुष्टीकरण क्विट इंडिया मुहिम चलाने वाले हैं। वो जब ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा ने ये कहा कि मैंने मणिपुर पे चर्चा का नोटिस एडमिट किया और चर्चा के लिए उन्होंने नाम पुकारा और हमारी तरफ से बोलने शुरू हुआ, तो उन्होंने रूल का बहाना बना दिया। इसका मतलब वो बहाने बना रहे हैं, हम चर्चा नहीं चाहते हैं। नंबर 1, वो जब ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा ने ये कहा कि मैंने मणिपुर पे चर्चा का नोटिस एडमिट किया, अब बात उस खबर की जो आने वाले वक्त में चर्चा का विषय बनने वाली है। खबरें देखने सबसे पहले आपको बता दें कि संसद में जो भी बयान दिए जाते हैं, जो भी कहा जाता है, वो चर्चा का विषय बनता है। और ये था यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड।
क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार लाने की तैयारी कर रही है? संसद में सवाल बड़ा था, जवाब तो खुद सुनीता दुग्गल दे रही थी। एक बार फिर से यूसीसी चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि संसद में बोलते हुए बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल ने साफ तौर पर यह संकेत दिए हैं कि यूसीसी को लेकर सरकार तैयारी कर रही है कि जल्द ही से संसद में लाया जाएगा। अगला टारगेट उनका यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है और बहुत जल्द यूसीसी को सदन के अंदर लाया जा सकता है। सुनिए सुनीता दुग्गल का यह बहुत अहम बयान। सभापति महोदय, अब हमारा टारगेट यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बहुत जल्द जो है हमारी कोशिश होगी कि हम वो भी इस सदन के अंदर लेकर आए। अब बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की। ये तस्वीरें आप देखिए, जब हरियाणा कांग्रेस का एक डेलीगेशन पुलिस के साथ वार्ता भी करना चाहता था, बातचीत इसलिए क्योंकि वो नूह में एंट्री पाना चाहते थे, लेकिन जैसे कि अंदाजा था वैसा ही हुआ। ये डेलीगेशन नूह के लिए निकला और एक नाकाम कोशिश इन्होंने नूह में जाने की। पहले ही लग रहा था कि ये सब कुछ होगा, पुलिस रोकेगी और ये सभी नेता नूह नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी ये राजनीति है, कोशिशें होती हैं जीतने की भी और यूं राजनीति चमकाने की भी। चूंकि सरकार की पूर्णतः विफलता की वजह से हरियाणा के अंदर इस तरह का ये प्रकरण हरियाणा वासियों को फिर झेलना पड़ा। पुलिस आप बता रहे आज लगी हुई है वहाँ, उस दिन पुलिस कहाँ थी, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। अगर पुलिस उसी दिन लगा देते, ये उस यात्रा के साथ लगा देते तो ना दोनों समुदायों का आपसी कोई टकराव होता, ना यात्रा में जो जा रहे थे उनका कोई नुकसान होता। अब बताने की जरूरत नहीं है कि नूह हिंसा को लेकर राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने एक साथ मिलकर कोशिश की कि सीधे नूह जाया जाए, सीधे सीधे बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। आइए सुनवाते हैं आपको कि उदय भान और साथ ही पूर्व मंत्री ने क्या कुछ कहा है, वो सुनवाना जरूरी, क्योंकि सीधे सीधे 2024 का एजेंडा सेट करने का भी एक बड़ा प्रयास इन दोनों नेताओं ने किया है। सुनिए। ये सरकार की नाकामयाबी है, इसका हर तरह से इसका फेलियर हुआ है। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, सीआईडी से सारी रिपोर्टें थी, जो सीआईडी इंस्पेक्टर था विश्वजीत, उसका वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। उस दिन ये जब हर साल दंगे नहीं हुए, 2024 के चुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए इन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा। ये सरकार की नाकामयाबी है, इसका हर तरह से इसका फेलियर हुआ है। इंटेलिजेंस अब बात करेंगे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की, क्योंकि उनका भी फर्ज बनता है कि नूह हिंसा को लेकर सटीक और अच्छी जानकारी दे। अच्छी इसलिए क्योंकि अब सब कुछ वहां पर सामान्य होता नजर आ रहा है। अब इस मामले में खुलकर ऐसा लग रहा है कि बातचीत होना शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला नूह हिंसा पर बातचीत कर रहे थे, पत्रकारों के सवाल जवाब भी दे रहे थे। ऐसे में उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें सुबह से ही मालूम हो गया था। क्या नूह में हिंसा सोची समझी एक साजिश थी? ये सवाल आज भी बड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीआईडी के एक बड़े अधिकारी से भी उनकी बातचीत हुई थी, ये बातचीत भी काफी अहम थी। ये भी आगे उन्होंने कहा कि भिवानी के एसपी को नूह भेजने की सलाह भी उनकी ओर से दी गई थी, उनकी ओर से कहा गया था। इस पूरे मामले में अब आने वाले वक्त में राजनीति तो नहीं होगी। दुष्यंत चौटाला का बयान बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए। मेरे को तो सुबह ही इसके बारे में पता चल गया था और मेरी एडीजी सीआईडी से भी बात हुई थी। अभय चौटाला की यात्रा की बात करें तो ये करनाल पहुंची। उन्होंने एक बार फिर से नूह हिंसा के मामले को लेकर सरकार को जमकर कोसा है। उन्होंने सीधे सीधे ये भी कहा कि सीआईडी ने पहले ही यात्रा ना निकालने की चेतावनी दी थी। ये उनको लगता है, ये उनका दावा है। यात्रा में ऐसे लोग आए थे जो माहौल खराब करना चाहते थे, बीजेपी पर करारा प्रहार किया। और कुछ लोग जो है विश्व हिंदू परिषद के कहे गए, कुछ लोगों को ये कहा गया कि ये तो वो कौन सा गौओं का एक बना रखा ना इन्होंने, गोरक्षक, ये गोरक्षक है। जबकि थे सारे के सारे भाजपा के गुंडे और बदमाश, सारे के सारे जो है पेड वर्कर थे उनके, जो केवल माहौल खराब करने के लिए वहां पे गए थे। बड़ी हैरानी की बात है, चंद बदमाश इकट्ठे करके सरकार
हरियाणा में बीजेपी 2024 की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। इसी के तहत बीजेपी ने हर तरफ से अपने आप को मजबूती देने की कोशिश की है। एक प्रशिक्षण शिविर भी लगाया गया, जिसके बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बात की। इसका मकसद क्या था? सवाल बड़ा था। मकसद कहीं ना कहीं 2024 के चुनावी रण में वोट प्रतिशत को बढ़ाना था। इस बात के संकेत दिए गए। विकास एक स्थायी एजेंडा है जी। हर पार्टी विकास की बात करती है, हर सरकार विकास की बात करती है, तो छोटी सरकार भी विकास के लिए काम करे, उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसको जिस भी रूप में देखना है, देखने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि चुनाव में भी हर पार्टी यही एजेंडा लेके आती है, हम विकास करेंगे। तो इसलिए विकास की प्रक्रिया अनवरत चले, अच्छी से अच्छी चले, ये प्रयास सदा चलना चाहिए। निश्चित रूप से ये तो श्रृंखला शुरू हो रही है। जब भी जिला परिषद के सदस्यों के ऐसे ट्रेनिंग कैंप होंगे, फिर ब्लॉक समिति के चेयरमैनों के होंगे, नगर पालिका नगर परिषदों के होंगे, प्रशिक्षण सदा बेहतरी की तरफ। हरियाणा में राजनीतिक तौर पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता अपने अपने स्तर पर एक्शन प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब 13 अगस्त को कैथल में प्रदर्शन करने जा रही है। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी, जिन्हें अब SRK हरियाणा का कहा गया है, यानी कि सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी, अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। मुद्दे क्या क्या है एक बार जान लीजिए। सुरजेवाला की जुबान से प्रॉपर्टी ID का मुद्दा सुनने को मिलेगा। प्रॉपर्टी टैक्स में गड़बड़ी और शहर और गांव में भी बुजुर्गों की पेंशन काटने का मुद्दा इनकी जुबान से सुनने को मिलेगा। किरण चौधरी भी कहेंगी नई पेंशन नहीं बननी, BPL के राशन कार्ड कटने सहित दूसरी समस्याओं के बारे में भी। ये तीनों चेहरे आपको सरकार को घेरते हुए जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि इस समय लग रहा है कि अपने अपने स्तर पर कांग्रेस पार्टी के नेता हरियाणा में भी अपने आप को मजबूती देने की कोशिश में जुटे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक मजबूत जमीन तलाश रही है, ताकि आने वाले वक्त में अपने दुर्विरोधियों को बड़ा और कड़ा जवाब दिया जाए। और ये मुद्दे अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल बीजेपी के नेता सुरेश कश्यप ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली में मुलाकात की है। अब दिल्ली में मुलाकात हुई है तो चर्चा तो हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक दोनों तरफ ही जाएगी। पांवटा साहिब और साथ ही काला अंब औद्योगिक क्षेत्र को लेकर भी ये बात कही गई है कि इसको जगाधरी रेलवे से जोड़ने को लेकर बीजेपी के नेता बहुत ज्यादा उत्साहित है। अब बीजेपी के हिमाचल प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने यही बात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने रखी। दिल्ली में मुलाकात की गई तो इसके मायने बहुत खास है, क्योंकि 2024 का एजेंडा सबके मन में है। अब काम किया जाएगा तो हिसाब भी लिया जाएगा। अब जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखना है तो ये भी बड़ी बात है कि अब खुद सुरेश कश्यप ये कह सकते हैं कि हम रेल मंत्री से मिल भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और कुछ सौगात यानी कि 2024 के लिए कोई ना कोई हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ा गिफ्ट लेकर वो आएंगे। और बीजेपी ऐसा करने में जुटी भी हुई है। आने वाले वक्त में मालूम होगा कि जो एजेंडा सेट किया जा रहा है ये बीजेपी के काम आने वाला है नहीं, क्या वाकई में एक बड़ी सौगात बीजेपी को मिलेगी हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल की राजनीति में एक और बात है कि इस समय सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस की सरकार है लेकिन बीजेपी को हजम नहीं होता है। 8 महीने हो चुके हैं लेकिन बीजेपी कहती है कि क्या किया। हिमाचल के पूर्व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने तो हनीमून पीरियड को लेकर भी सीधे सीधे कांग्रेस की सरकार को गिरा है। निशाना कैसे साधा गया है ये बताने का समय आ गया है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जब थे कभी मुकेश अग्निहोत्री तब भी सरकार पर हमलावर थे, आज उप मुख्यमंत्री बने तो अब बीजेपी उन पर हमलावर। देखिए, हनीमून पीरियड से कुछ हनीमून से जो कुछ हानि निकला नहीं है। कांग्रेस के स्वयं विधायक ये कह रहे हैं कि 8 महीने हो गए हैं लेकिन कुछ किया नहीं है, कुछ दिखा नहीं है। सुख की सरकार है, लोग जनता जो है वो त्रस्त है। तो आपने सुना कि कैसे सुख की सरकार नहीं कहा जा रहा बीजेपी की ओर से। निशाने खूब साधे गए हैं, जवाब जनता आने वाले वक्त में देगी। आइए राजस्थान और राजस्थान की राजनीति में जो बयान सामने आ रहे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कुर्सी से किसे प्रेम नहीं होता तो अशोक गहलोत भी ये अपने आप में मानते हैं। अशोक गहलोत से कई बार पूछा भी गया है कि क्या मुख्यमंत्री फिर बनने वाले हैं, तो उनकी ओर से क्या बयान दिए जाते हैं वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार मैं खुद सोचता हूं कि मुझे मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ता। मैं जो भी कहता हूं सोच विचार कर कहता हूं, हाईकमान जो भी फैसला करेगा मुझे मंजूर होगा, लेकिन आपको ये कहने का साहस होना चाहिए कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन पद मुझे छोड़ नहीं रहा। मैं तो हार्ट बदल गया, हार्ट बदलना बहुत बड़ी बात है। क्या आप बार बार मुख्यमंत्री बनो? डाकू देवी जी, आप
अपनी भावना को मैं तय करता हूँ, पर मैं कई बार सोचता हूँ एक मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूँ, पर मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के बाद बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि यहाँ भी तो राजनीति अपने चरम पर है, चुनाव सर पर है, तो ऐसे में तैयारी खूब की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर खूब सियासी प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज हो गई है और कई चीजों के लिए कांग्रेस बहुत मजबूर भी है। चुनाव आ रहे हैं, वे कांग्रेस की चुनावी भक्ति समझते हैं। अब आम जनता सब कुछ समझ चुकी है, अब उनके अंदर ही यानी कि कांग्रेस के अंदर ही अंतर्कलह मचा हुआ है, ये उन्होंने बात कही है। कमलनाथ का भी नाम लिया गया है। अब ऐसे में क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, सुन लेते हैं। ये चुनावी भक्ति है कांग्रेस की, अब उनके अंदर ही अंतर्द्वंद मचा हुआ है। कमलनाथ जी सोच रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल है किधर जाऊं। और अब तो उनके एक नेता ही ने कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए, तो उनके तो नेता होने पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं। और वो मुझे लगता है कि नेता का दावा पुख्ता करने के लिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का तेज क्या चलेगा 2024 में, सवाल इसलिए क्योंकि अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी लालू यादव से मिलने आए थे तो अब उनकी मुलाकात राहुल गांधी से भी हुई। हम सब मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो डरेगा वो मरेगा। बधाई देते हैं और हमारी तो मुलाकात उस दिन हुई न थी। आदरणीय लालू जी से मिलने राहुल गांधी जी आए थे और हम लोग सब लोग वहीं थे। 3-4 घंटा हम लोग साथ रहे और हम सब लोग मिल करके एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वही पहले भी कहे थे, जो लड़ेगा वो जीतेगा और जो डरेगा वो मरेगा। अब कौन लड़ेगा और कौन डरेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जनता सब कुछ सुन रही है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन को लेकर ये कहा कि हम खुद को विपक्ष नहीं बल्कि खुद को अगली सरकार मानते आ रहे हैं। INDIA गठबंधन में अब ये शिवसेना जो ठाकरे की है वो भी शामिल है। लोकसभा 2024 के चुनाव में किसकी टिकट कितनी बटेगी, कैसे यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसे कैसे दूर किया जाएगा, कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा, ये पूरा देश देखना चाहता है। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि पूरा देश राहुल गांधी का स्वागत कर रहा है। राहुल गांधी को लेकर विपक्ष काफी उत्साहित है। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी की इमेज पहले से बेहतर हुई है और जनता के बीच जाकर तो राहुल गांधी भी अपने आप को साबित करने का भरपूर प्रयास करे, उसमें कामयाबी उनको लग रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो उनकी सजा पर रोक आया है उस पर भी विपक्ष के नेताओं ने जवाब दिया। बिल्कुल, लेकिन हम अभी ऑपोजिशन नहीं, आने वाली सरकार समझते हैं खुद को और यही बात है, जीतेगा भारत क्योंकि हम इंडिया है। सिरसा से बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल ने यह कह दिया है कि जो पीएम मोदी भविष्यवाणी करते हैं वो होकर रहता है। अब फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्यवाणी की है तो 2024 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल ने किया है। उत्साहित वो संसद में नजर आ रही थी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी और अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में बोलते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि अभी तक तो शुरुआत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भविष्यवाणी करते हैं वो भविष्यवाणी सत्य होती है। जो भविष्यवाणी उन्होंने की 2018 में कि 2023 में फिर से लेकर आएंगे तो वो लेकर आए हैं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भविष्यवाणी है कि हम 2024 के अंदर भी फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, उनके नेतृत्व में बनाएंगे। झारखंड, त्रिपुरा, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लगभग 7 विधानसभाओं के लिए उपचुनाव 5 सितंबर को होने जा रहा है। ये जानकारी बहुत अहम है और एक बड़ी परीक्षा है तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए जो इन राज्यों में सक्रिय है। यूपी की बात करें तो यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान हो गया है और साथ ही जानकारी ये भी है कि 5 सितंबर को मतदान करवाया जाएगा और 8 सितंबर को काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। ये भी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है इस पूरे चुनाव को लेकर। समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से
ये घोसी की सीट खाली हुई थी। दूसरी तरफ उत्तराखंड के विधायक चंदन राम दास के निधन के बाद ये सीट बागेश्वर विधानसभा सीट खाली हो गई थी और उसके बाद से बागेश्वर सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। जितने भी विधानसभा सीटें उन पर नजर पार्टी की पूरी तरह से कौन जीतेगा आने वाला वक्त बताएगा। साल 2024 खास है, आम चुनाव है, लेकिन इसे खास आप बना सकते हैं। अभी से तैयारी कर लीजिए। नेताओं के बयान इसलिए हम सुनवाते हैं ताकि आप समझ सके कि इनके मायने क्या है। समझदार आप हैं, इसलिए आप ही समझ सकते हैं। नमस्कार।